कि आज का क्वेश्चन क्या है, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटकों का व्याख्या करें, भाई ना। तो देखिए वित्तीय नियोजन जो है दो शब्द से बना है। पहला है वित्त और दूसरा है नियोजन। वित्त का मतलब क्या होगा, पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होगा, रुपया। ठीक है, तो रुपया जो है आपको मैंने कहा था रुपया का पूंजी का मतलब क्या है बताए थे ना। जो आपको जैसे कि बताए थे, कोई व्यापार जो चलेगा बगैर पूंजी का कोई व्यापार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, रुपया चाहिए। जैसे आपको मैंने उस दिन बताया टीवी चले रिमोट से और वेरी गुड, और बिजनेस चले नोट से। रुपया से जो है बिजनेस चल सकता है, ठीक है ना। बगैर रुपया का कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या, नियोजन। नियोजन का मतलब समझते हैं। मैंने नियोजन जो प्रबंध का पहला काम है आपका नियोजन प्लानिंग, उसके बारे में बताए थे ना। ये भविष्य को देखने का कला है, विधि है, दिमाग है। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है, ये डिसाइड करना, डिसीजन लेना, निर्णय लेना क्या कहलाता है, नियोजन। ये भविष्य को, गर्भ को देखने का क्या है, विधि है, कला है, दिमाग है। तो इस प्रकार जो है वित्तीय नियोजन मतलब क्या हो गया, वित्त का नियोजन। पूंजी का जो है नियोजन करना है, पूंजी का सोचना विचारना है, जो पूंजी का व्यवस्था कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा पूंजी, कौन देगा। अब सीधी सी बात है कि काफी व्यापार में जो है एक आदमी मालिक होता है तो वही पूंजी देगा। साझेदारी में जो है जो साझेदार हैं वो देंगे, और कंपनी में जो है अंशधारी पद को बेचकर जो है पूंजी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो वित्तीय नियोजन का मतलब क्या हुआ, व्यापार के लिए पूंजी का जो है व्यवस्था करना जो है, उसके लिए जो सोचना है विचारना है वो क्या कहलाएगा, वित्तीय नियोजन कहलाएगा, ठीक है। तो अब पूंजी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाला घटक क्या सब है। पहला घटक क्या है आपका, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। प्रकृति समझते हैं ना, कि व्यापार कौन चीज का है आपका। आप एजेंसी के रूप में है, कि प्रोड्यूसर के रूप में है, कि होलसेलर के रूप में है, कि रिटेलर के रूप में है। आपका व्यापार किस स्तर पर है, छोटा है, बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, कंट्री लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। तो ये भी निर्भर करेगा आपको, समझ रहे हैं। मतलब व्यापार का प्रकृति का मतलब है कि किस उत्पाद का प्रोडक्शन होगा आपका, वो किराने से जुड़ा हुआ होगा कि मेडिसिन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये भी सारा चीज निर्भर करेगा। व्यापार का प्रकृति जो है उसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए व्यापार का प्रकृति। अगले पॉइंट क्या है, व्यवसाय की स्थिति एवं आकार, स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखिए व्यापार का स्थिति और आकार, सीधी सी बात है। व्यापार अगर बड़ा होगा तो बड़ा पूंजी की जरूरत होगा, छोटा होगा तो छोटा पूंजी से भी व्यापार हो सकता है। तो वित्तीय नियोजन उस हिसाब से किया जाएगा कि अगर बड़ा व्यापार है तो बड़ा पूंजी के लिए नियोजन किया जाएगा, अगर छोटा व्यापार है तो छोटा पूंजी के लिए नियोजन किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चले आगे, अगला पॉइंट बोलिए तो क्या है, जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क। देखिए जोखिम का मात्रा में हम आपको एक दिन बताए थे कि अगर आप बैंक में आरडी करते हो तो 9.5% देता है, 8.5% देता है, 8.5% देता है। तो 100 प्लस 8.5, 108 रुपया हुआ जो आपका सुरक्षित है। यहाँ पर जोखिम जो है क्या है, रिस्क क्या है, 0% है, ठीक है। वहीं पर अगर आप कोई कंपनी का डिवेंचर लेते हो जिसका की परसेंटेज 30% है, 25% है, 35% है, तो मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 30% ही है तो 30 रुपया हुआ इंटरेस्ट, 130 रुपया उसका वैल्यू हुआ वर्ष के अंत में। मगर क्या है कि अगर आपको वो कंपनी लॉस में चला गया तो आपका डिवेंचर का वैल्यू 0 हो सकता है, और आपका जो है क्या होगा, 1 रुपया भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। मैंने वर्ष के अंत में 100 का जो डिवेंचर आपने लिया उसका 0 वैल्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पर 100% रिस्क हो जाता है। तो यही है जोखिम की मात्रा, जो आप कितना परसेंटेज आपका जो है जोखिम हो सकता है। जबकि बैंक में अगर आरडी कर रहे हो तो वहाँ 0% है, कोई रिस्क नहीं है। आपको किसी भी हाल में 108 रुपया 50 पैसा वर्ष के अंत में मिलेगा ही, 108 रुपया
50 पैसा, मगर वहाँ डिवेंचर में रिस्क है। अगर कंपनी मान लीजिए अच्छा खासा चलता रहा तो आपको 130 रुपया मिलेगा। तो बेनिफिट आपको यहाँ से 30 में से अगर 8 8.5 घटा दीजिए तो 21 रुपया 50 पैसा ज्यादा, मगर रिस्क भी ज्यादा। तो जहां पर आपको मोटा मोटी देखा जाता है कि प्रॉफिट ज्यादा होता है वहाँ जोखिम की मात्रा ज्यादा होता है, जहाँ प्रॉफिट कम होता है वहाँ जोखिम की मात्रा भी लगभग कम होता है। तो इसको अच्छा से देखना पड़ता है, ये भी आपको वित्तीय नियोजन को प्रभावित करेगा। अभी जैसे कि आपके बुक के आधार पर अगर देखा जाए तो पूंजी ढांचा पर डिसाइड किया है कि ऋण पूंजी और अंश पूंजी। अंश पूंजी अगर जोखिम का मात्रा ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अंश पूंजी को अपनाएंगे, ठीक है। जहां जोखिम की मात्रा कम है तो हम क्या करेंगे, ऋण पूंजी को अपनाएंगे, ठीक है ना। यही बात ना कहा है बुक में कि अगर जोखिम का मात्रा ज्यादा है तो किसको अपनाना है, अंश पूंजी, और जोखिम का मात्रा कम है तो किसको अपनाएंगे, ऋण पूंजी। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। बढ़े आगे। अगला पॉइंट क्या है आपका, पूंजी लागत, कॉस्ट ऑफ पूंजी लागत। देखिए अब जो है पूंजी लागत मतलब जो पूंजी इकट्ठा करेंगे उसके लिए आपको खर्चा क्या आएगा। अब जैसे कंपनी के लिए अंश ऋण पत्र बेचेंगे तो शेयर डिवेंचर छपवाएंगे, फिर उसको बेचने के लिए आदमी रखेंगे, उसको सैलरी देंगे, तो फिर वो सब जो खर्चा है उसका लागत देखेंगे तो कितना कॉस्ट हमको आ रहा है, ठीक है। आगे क्या है आपका, व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की आय। देखिए जितना इनकम होगा उसी हिसाब से खर्च करना होगा, उसी हिसाब से आप ऋण पूंजी के लिए इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। मान लो आपका इनकम का परसेंटेज जो है 20% है, 20% है, वैसे हालत में अगर आप ऋण पर अगर ब्याज जो है 20 से ज्यादा दोगे तो उसका साइड इफेक्ट जो है अंश पूंजी पर इफेक्ट करेगा, ऑनर कैपिटल पर इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो इसलिए जब भी मान लीजिए ऋण पूंजी का ब्याज की दर को फिक्सेशन किया जाएगा तो ये ध्यान में रखा जाएगा जो आय का परसेंटेज क्या होगा, उसी आधार पर जो है उसको फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, लोच। देखिए लोच क्या होता है, मनुष्य के शरीर में भी हड्डी 2 प्रकार का है ना। टोटल मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी होता है, 206 होता है, 208 होता है, 206 होता है, बचपन में ना सर 206 होता है, बचपन में 300 से ज्यादा हड्डी होता अच्छा खैर चलिए, अभी हमें ये चीज को डिसाइड करना है कि हड्डी 2 तरह का होता है, ठीक। एक होता है लोचदार और दूसरा होता है बेलोचदार, ठीक। एक होता है लोचदार और दूसरा होता है बेलोचदार। जैसे कि आपका कान का हड्डी है लोचदार हुआ, ठीक है, नाक का हड्डी है लोचदार हुआ, मगर ये हाथ का जो हड्डी है ये बेलोचदार होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी वित्तीय नियोजन जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि लोचदार होना चाहिए, कभी भी हम उसको आवश्यकता के अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका, सरकारी निरंतर, सरकारी नियंत्रण। देखिए सरकारी नियंत्रण, सरकार का तो हमेशा हस्तक्षेप हर एक चीज में रहता है। आप देखिए जस्ट अभी लॉकडाउन गुजरा है, इसमें सभी उद्योग धंधा को, सभी व्यवसाय को लॉकडाउन करके रहना था, व्यापार बंद करके रहना था। तो ऐसे स्थिति में अभी जैसे बिहार में शराब बंद है, हमने बिहार में आप शराब नहीं बेच सकते हैं। तो इस तरह बहुत से उद्योग धंधा, जो उद्योग धंधा के लिए सोचेंगे उसमें सरकार का पॉलिसी क्या होगा, सरकार का क्या हस्तक्षेप होगा, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमेशा बहुत से उद्योग धंधा के लिए करता है जो आपको अभी लाइसेंस लेना होगा। फिर अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला तो आप वो उद्योग नहीं चला सकते हैं, बंद करना पड़ेगा आपको उद्योग। तो वित्तीय नियोजन उस हिसाब से करना चाहिए जिसमें आपको सरकारी जो आपका अनुदान है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। बहुत से ऐसे उद्योग धंधा है जिसके लिए सरकार अनुदान भी देता है, जो आपको अगर जितने करोड़ या लाख की पूंजी होगा उसमें आपको सरकार 40% 60% अनुदान भी देता है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो आगे बढ़ जाए। आगे क्या है आपका, पूंजी बाजार की दशाएं, पूंजी बाजार की दशाएं। देखिए अभी लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लोग जो है सो उतना इनकम नहीं है लोगों के पास जो कि विनियोग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल में लगाएंगे। तो अभी पूंजी दशा कर सकते हैं कि अच्छा नहीं होगा। मगर यही अगर सारे लोगों का इनकम अच्छा होगा तो पैसा कहाँ रखेंगे? 2 ही 3 ऑप्शन है लोगों के पास, या तो जमीन खरीदेंगे, या बैंक में जमा करेंगे, या फिर शेयर डिवेंचर खरीदेंगे।
बहुत से लोगों को शेयर और डिवेंचर खरीदना समझ में नहीं आता है, ये शेयर डिवेंचर क्या होता है नहीं होता है, मगर जमीन खरीदना और बैंक में जमा करना ये दो बात तो सब लोग जानते हैं। मगर आपको मैं बता दूं कि बैंक में जो जमा करते हैं, बैंक भी क्या करता है, आप ही का पैसा लेकर जो है वो कंपनी का शेयर खरीदता है और उसको कंपनी डिविडेंड 20% देता है। उस 20% में से आपको 8.5% इंटरेस्ट देता है और बाकी का 11.5% बैंक का अपना कमाई हो जाता है। बैंक उसी पैसा से चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगली पॉइंट क्या है आपका? हो गया? तो ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही था आपका, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटकों का व्याख्या करें। तो आप लोग अच्छा समझ गए वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाला घटक क्या सब है। फिर से एक बार बोलिए था, पहला पॉइंट बोलिए था ठीक से। व्यवसाय की प्रकृति, इंग्लिश में क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इंग्लिश में क्या है? स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस। तीसरी पॉइंट क्या था? जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क। चौथा पॉइंट क्या था? पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला पॉइंट क्या था? व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ बिजनेस। अगला पॉइंट क्या है? सरकारी लोच, फ्लेक्सिंग। अगला क्या है पॉइंट? सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। अगला पॉइंट? पूंजी बाजार की दशाएं, कैपिटल मार्केट कंडीशन। अगला पॉइंट? बस। तो आप समझ गए वित्तीय नियोजन का प्रभावित करने वाला जो घटक है। सो कोई पूछेगा वित्तीय नियोजन क्या है तो बता सकते हैं? क्या बताएंगे आप लोग? व्यापार के लिए, पूंजी के लिए सोचना विचारना जो है वित्तीय नियोजन कहलाएगा। मतलब व्यापार के लिए पूंजी कहाँ से आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वित्तीय नियोजन। ठीक है, व्यापार, हाँ ठीक है, थैंक यू।